गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल। हार्डी-वेनबर्ग ये साइंटिस्ट के नाम है जिन्होंने इस प्रिंसिपल को दिया है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल जो एलीलिक फ्रीक्वेंसी होती है एक पॉपुलेशन के अंदर वो हमेशा स्टेबल रहती है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। इस चीज़ को हम लोग जेनेटिक इक्विलिब्रियम स्टेट भी कहते हैं। एलील्स क्या होता है, यानी हर एक जीन की जो डुप्लीकेट कॉपी है क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होती है, यानी जीन दो फॉर्म्स में है, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, उन्हीं दोनों को जो है वो एलील कहा जाता है। इस लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास एक मैथमेटिकल इक्वेशन आती है जो है p² + q² + 2pq = 1, जिसमें p रिप्रेजेंट करता है डोमिनेंट होमोजाइगस जीनोटाइप को, q रिसेसिव होमोजाइगस जीनोटाइप और 2pq रिप्रेजेंट करता है हेटेरोजाइगस की फ्रीक्वेंसी को। फॉर्मूला अगर आपको 1 मार्क में पूछ सकते हैं तो आप इस तरह से लिखेंगे उसे पूरा इलेबोरेट करके, p² + 2pq + q² = 1। ये हमेशा 1 रहना चाहिए। अगर ये वैल्यू 1 से चेंज हो जाती है, ज़्यादा बढ़ जाती है या कम हो जाती है, तो वो चीज़ बताएगा कि वहाँ पर एवोल्यूशन किस हद तक हुआ है, एवोल्यूशनरी चेंज जो है वो किस हद तक हुई है। अब कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ पर ये प्रिंसिपल अप्लाई होता है। सबसे पहला है कि पॉपुलेशन का साइज़ बहुत ज़्यादा होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। वो पॉपुलेशन बाकी सारी पॉपुलेशन से आइसोलेट होनी चाहिए, वहाँ पर कोई म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, वहाँ रैंडम मेटिंग होनी चाहिए और नेचुरल सिलेक्शन जो है वो नहीं होना चाहिए। अगर किसी पॉपुलेशन के अंदर ये 5 कंडीशंस हैं तो वहाँ ये प्रिंसिपल अप्लाई होगा, अदरवाइज़ नहीं। एक पनेट स्क्वायर के थ्रू जो है हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो वाइटिश एरिया है p², ये रिप्रेजेंट करता है डोमिनेंट को, pq जो ग्रे शेड है वो रिप्रेजेंट करता है हेटेरोजाइगस की फ्रीक्वेंसी को, और जो गोल्डन कलर का एरिया है वो रिप्रेजेंट करता है रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन को। बात वही कि फ्रीक्वेंसी जो है अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी 1 से थोड़ी सी भी चेंज हो जाती है तो वो डिफरेंस इंडिकेट करेगा कि एवोल्यूशनरी चेंज का एक्सटेंट कितना है। इसको हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल को हम लोग जेनेटिक इक्विलिब्रियम स्टेट भी कहते हैं, क्योंकि जीन्स की फ्रीक्वेंसी जो है वो जनरेशन टू जनरेशन कांस्टेंट या स्टेबल रहती है। सम टोटल हमेशा इनका 1 रहेगा। अगर 1 से ये चेंज होता है तो एवोल्यूशनरी एक्सटेंट को शो करेगा। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हार्डी-वेनबर्ग जो प्रिंसिपल है उसे इफेक्ट होता है। तो सबसे पहला जीन फ्लो, यानी एक पॉपुलेशन का सेक्शन जो है अगर कहीं से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाता है तो उसकी वजह से जीन की जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो जाएगी दोनों जगह पर, जहाँ से ट्रांसफ़र हुआ है वहाँ पर से भी और जहाँ ये चला गया है वहाँ पर भी। इसका मतलब ये हुआ कि न्यू जीन्स और एलील्स जो हैं उनका एडिशन होगा नई पॉपुलेशन में जो कि जेनेटिकली डिफरेंट होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्टेबिलिटी थी वो ख़त्म हो गई। दूसरा है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट भी सेम यही चीज़ है कि रैंडम चेंज होता है जीन की फ्रीक्वेंसी में बाय चांस। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या आ गया कि ये जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है इसमें कई बार जो पॉपुलेशन बनती है नए वाली वो इतनी डिफरेंट होती है कि ओरिजिनल जो ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन है, मतलब जो ड्रिफ्ट होकर के आई थी जिसने इस पॉपुलेशन को बनाया है, उसको हम कहते हैं कि ये फाउंडर स्पीशीज़ है। इसलिए हम इस इफ़ेक्ट को कहेंगे फाउंडर इफ़ेक्ट। यानी जो पॉपुलेशन है यहाँ से बाई चांस रैंडमली ड्रिफ्ट होती है, आगे जाकर के एक नई या डिफरेंट स्पीशीज़ बना देगी, इसको हम कहेंगे कि इसने नई स्पीशीज़ को फाउंड किया है। इसलिए इसे हम फाउंडर स्पीशीज़ भी कहते हैं और इस इफ़ेक्ट को कहते हैं हम लोग फाउंडर इफ़ेक्ट। जीन फ्लो में वो इंटरप्रेट कर पाएंगे लेकिन जेनेटिक ड्रिफ्ट में इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे। म्यूटेशन क्या है? जेनेटिक मेकअप के अंदर सडन चेंज हो जाना किसी भी वजह से, रेडिएशंस की वजह से या क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से। उसके बाद जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस क्या है? जीन्स का एक्सचेंज होना, जैसा कि ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस होता है। वेरिएशंस उसी की वजह से आती हैं और वेरिएशंस जो हैं वो एवोल्यूशन का की फैक्टर बनाती हैं।
तो मतलब जहाँ वेरिएशंस हैं वहाँ जेनेटिक जो इक्विलिब्रियम स्टेट है वो इस्टेब्लिश नहीं हुई। और नेचुरल सिलेक्शन है, कई बार नेचर भी सिलेक्ट करता है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन के थ्रू या फिर डायरेक्शनल सिलेक्शन के थ्रू या फिर डिस्रप्टिव सिलेक्शन के थ्रू। तो जब नेचर ने सिलेक्ट किया तो उसने भी जो है चुन चुन के जीन सेलेक्ट किए, मतलब जो एलीलिक फ्रीक्वेंसी एक थी वो पूरी की पूरी नहीं सिलेक्ट हो पाई। इसका मतलब है नई स्पीशीज़ बन गई और वह नई स्पीशीज़ जो है वो अपनी ओरिजिनल वाली स्पीशीज़ से अलग है, तो इनका जो एक एलीलिक फ्रीक्वेंसी का जो एक स्टेबिलिटी पॉइंट था वो डिस्टर्ब हो गया। तो ये 4-5 फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल जो है वो इफ़ेक्ट होता है। अब इन डिस्रप्टिव फोर्सेस की वजह से नेचर के अंदर कॉमनली हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल जो है वो अप्लाई रेयरली होता है, यानी इसकी कोई रियलिटी नहीं है, ये सिर्फ एक आइडियलाइज स्टेट है जो हार्डी और वेनबर्ग ने बनाई है। क्योंकि कभी भी किसी भी पॉपुलेशन के अंदर ऐसा नहीं हो सकता कि वहाँ पर म्यूटेशन ना हो या वो दूसरी पॉपुलेशन से पूरी तरह से आइसोलेट रहे या वहाँ पर नेचर जो है वो सेलेक्ट ना करे, ऐसा तो चलता ही रहता है। ऐसा होता है तभी एवोल्यूशन होता है। अगर ये चीज़ स्टेबल रहती तो फिर एवोल्यूशन का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था। तो एवोल्यूशन जो है कहाँ होगा, जहाँ ये जो वैल्यू 1 है 1 से डिस्टर्ब हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अगर वैल्यू 1 है मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो ये प्रिंसिपल अप्लाई होगा, लेकिन अगर एक्सटर्नल फोर्सेस यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं तो फिर ये प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा।